हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह भारतीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। दोस्तों, यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हों, यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस चैप्टर को आप बखूबी ठीक से एक नोट्स बना लेते हैं, जो मैं पढ़ाऊँ उसका एक नोट्स बना लेते हैं, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बार बार यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते आपको यह है कि इस नोट्स को एग्जाम टाइम में आप रिवीजन कर लें। तो आइए मित्र, इसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए यदि मेरा सेशन अच्छा आपको लगता है तो आइए मित्र, इसका अध्ययन करते हैं। तो मैंने टॉपिक का नाम बताया अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो देखिए, सबसे पहले अक्षांश रेखाएं कैसे कहते किसे हैं, सबसे पहले आपको बताऊंगा अक्षांश रेखाएं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं को मित्र अंग्रेजी भाषा में लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड का मतलब लैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि लेटा हुआ, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं जो हमें लेटी हुई दिखाई देती हैं। पृथ्वी पर, ग्लोब पर ऐसी रेखाएं जो हमें लेटी हुई दिखाई देती हैं एक वृत्त के रूप में, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहती हैं। देखिए, फिर समझिए, अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटा हुआ। क्या इसका मीन्स निकाल सकते हैं हम अपनी सुविधा की दृष्टि से कि लेटा हुआ, अर्थात पृथ्वी पर या ग्लोब पर ऐसी रेखाएं जो हमें लेटे हुए वृत्त के समान दिखाई देती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में मित्र इसको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कहा जाता है, लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। अब मान के चलिए मित्र, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी नीली है और नीले से ही मैंने ड्राइंग किया है। ये आपकी पृथ्वी है। मैं केवल अभी इनकी डेफिनेशन बता रहा हूं। ये क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी पर आपने देखा होगा इस तरीके से एक लाइन है, यद्यप इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे। ये जो रेखा है और ये रेखा एक आपको वृत्त के समान दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि इसको हम पृथ्वी को हम बीच से काटेंगे तो आपको कुछ पृथ्वी इस तरीके से दिखाई देगी। इस तरीके से पृथ्वी कुछ दिखाई देगी वृत्त की तरह से। इसलिए जो अक्षांश रेखाएं ने अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। ये हमें लेटी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती हैं? लेटी हुई दिखाई देती हैं। अर्थात ऐसी रेखाएं, ग्लोब पर ऐसी रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, ऐसी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अर्थात मित्र, ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर इनको मतलब रस्सी के माध्यम से खींचा गया हो। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखिए मित्र, आप एक बार फिर देखिए, समझिए, वह रेखाएं जो ग्लोब पर या पृथ्वी पर हमें लेटी हुई दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? लेटी हुई दिखाई देती हैं। उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कैसी रेखाएं कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। तो इसकी परिभाषा में आप चाहो तो लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा में मित्र आप लिखना चाहो लिख सकते हैं कि वह काल्पनिक रेखाएं, कैसी रेखा होती है? काल्पनिक होती है। रेखाएं जो
पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से, मतलब लेटी हुई है क्षैतिज रूप से दिखाई देती हैं, से पश्चिम से पूर्व या पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, बात एक ही है मित्र, खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अंग्रेजी में लेटीट्यूड कहा जाता है। लेटीट्यूड इसका मतलब आप निकाल सकते हैं, अपने खुद से सेंस निकाल सकते हैं कि वह रेखाएं जो हमें लेटीट्यूड रेखाएं वो होती है जो लेटी हुई दिखाई देती हैं। कैसी? लेटी, जैसे ये रेखा कैसी है? लेटीट्यूड, लेटी हुई दिखाई दे रही है। अर्थात ये रेखा कौन सी? अगर देखा जाए तो इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्र? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। भूमध्य रेखा वह रेखा होती है जो भूमि को दो भागों में बांटती है। किसको? दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी को भूमि को दो भागों में बांटती है, और ये जीरो अक्षांश होती है। कितनी होती है मित्र? जीरो अक्षांश रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? जीरो अक्षांश रेखा ये होती है। और दिखने में कैसी हमें दिखाई देती है? ये लेटी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? लेटी हुई दिखाई देती है। तो ये मित्र आपको क्लियर हुआ कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं, बहुत नॉर्मल भाषा में बता सकते हैं, वह रेखाएं जो ग्लोब या पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं, और यह रेखा काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, इसकी जो ये वाली लाइन होती है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। दोबारा बनाता हूं मित्र मैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच में ये मैंने आपको विषुवत रेखा बताई थी। क्या बताई थी? विषुवत रेखा बताई थी। इसको आप इसी तरीके से, मेरे तरीके से खींच लें। इसको आप मेरे तरीके से, इसी तरीके से खींच लें। अब देखिए, इसके जो उत्तरी भाग होता है ये वाला, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं। इसके मतलब ठीक नीचे यहां पर साउथ पोल होता है, मतलब दक्षिणी ध्रुव होता है। इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके बाद देखेंगे मित्र कि यह आपकी विषुवत रेखा है। इसके यहां से इस तरीके से देखेंगे तो 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? यहां से यहां तक 90 अंश का ही कोण बनता है। 90 अंश का, 90 डिग्री का कोण बनता है। यदि जैसे आपने देखा होगा, जो ड्रम बॉक्स होता है उसमें चांदा बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पर उसको लगा के देखेंगे तो ये 1 डिग्री होता है। इस तरीके से 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री इस तरीके से होता है, इधर 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री इस तरीके से, मतलब इस तरीके से 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री। इसी तरीके से इसमें भी होता है। यहां से देखेंगे तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। इस तरीके से ये लाइनें होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो उत्तरी ध्रुव है, जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी भाग है पृथ्वी का, यहां से यहां तक 90 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है? 90 लाइन होती है।
यहां से यहां तक जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है, विषुवत रेखा से नॉर्थ की तरफ देखा जाए तो जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो कितनी है? 90 रेखाएं। इसी तरीके से विषुवत रेखा से साउथ पोल की तरफ देखा जाएगा तो इनकी संख्या कितनी है? जितनी नॉर्थ में उतनी साउथ में है, तो कितनी है? 90 है। 90 रेखाएं। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, यदि आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं। 90 तो ये रही और 90 ये वाली, कितनी हो गई है? 180। और मित्र जीरो लाइन होती है ये वाली, भाई एक इसे तो आप काउंट कर रहे थे, एक ये भी तो होती है जो विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा, इसको भी तो काउंट करेंगे। जो विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है, एक उसको भी तो काउंट करेंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है इनकी, वो 189 हो जाती है। 189 हो जाती है। कितनी हो जाती है मित्र? 189 हो जाती है। 181 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 181 हो जाती है। यदि अक्षांश रेखाओं की ग्लोब पर आपसे संख्या पूछी जाती है तो आप बहुत बड़ा आराम से बता सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या पूरी पृथ्वी पर 181 है। कितनी है मित्र? 181 है। 181 है। ये क्वेश्चन मित्र आया हुआ है, इसलिए मैं बार बार फोकस दे रहा हूं उस पर। आप इसे याद रखेंगे। ये वनडे एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप बड़े आराम से अब बता ले जाएंगे कि इनकी संख्या इतनी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और आप देखिए, इसके बाद आपने एक बात नोटिस की होगी कि जीरो अक्षांश से, मतलब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में, नॉर्थ में कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है मित्र? कर्क रेखा है। इसी तरीके से जीरो अक्षांश से या विषुवत रेखा से, इक्वेटर से अगर दक्षिण में जाएंगे 23.5 डिग्री पर, साउथ में जाएंगे तो यह मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा है। इसके बाद अच्छा ये बताइए, 23.5 और 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ ही क्यों चुना जाता है? मैं बताता हूं मित्र। 23.5 नॉर्थ है, 23.5 साउथ इसलिए चुना जाता है, इसलिए ये लाइन है क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री इस तरीके से झुकी हुई है, जिसे आपको मैं इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ये क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण 23.5 डिग्री जो रेखा है ये वाली, इसे कर्क रेखा और इसे मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है, सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें इन दो रेखाओं के बीच में ही रहती है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में ही सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। और शेष स्थान पर, शेष स्थान जैसे, शेष स्थान पर हम लोग आते हैं, जैसे 66.5 डिग्री पे हम पहुंचते हैं उत्तर में, ये यहां पर इसे आर्कट्रिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कट्रिक वृत्त। क्या कहा जाता मित्र? आर्कट्रिक वृत्त कहा जाता है।
जो 0 अक्षांश से लेकर के 66.5 उत्तर में जो रेखा है उसे आर्कट्रिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मित्र, किसी शायद टेट के या सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था, आप उसे देख लीजिएगा। इसी तरीके से 23.5 हम इधर, 66.5 हम इधर आते हैं, इस तरीके से 66.5 साउथ में आते हैं, तो यहां पर जो रेखा है ये वाली, इसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये सब रेखाएं कैसी है मित्र? अक्षांश रेखाएं है। अंटार्कटिक वृत्त हुआ, ये भी अक्षांश है। विषुवत है, ये भी अक्षांश है। कर्क या आर्कटिक वृत्त हुआ, ये सब अक्षांश रेखाएं। कैसी हैं? अक्षांश रेखाएं। और देखिए मित्र, सूर्य का प्रकाश इन दो रेखाओं के बीच में रहता है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि उत्तरी ध्रुव पर, मतलब यहां पर 6 महीने का दिन और यहां पर साउथ पोल पर 6 महीने की रात होती है, क्योंकि इस कंडीशन 2 होती है। पृथ्वी इस तरह घूमती है और 23.5 झुकी हुई है। इस कारण आपने देखा होगा कि जब हमारा सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, और विषुवत रेखा पर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का, मतलब सूर्य हमारा है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस कारण दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? दिन रात बराबर, दिन रात बराबर होते हैं दोनों गोलार्धों में। दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो यदि सूर्य उत्तर की ओर जाता है और कर्क रेखा पर यह 21 जून को पहुंच जाता है। कहां पर? कर्क रेखा पर यह 21 जून को पहुंच जाता है। इस दिन को कर्क संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति। इस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो ऐसी कंडीशन में मित्र क्या होता है, इधर 6 महीने का दिन हो जाता है। उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाता है? 6 महीने का दिन हो जाता है। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाती है? 6 महीने की रात हो जाती है। 6 महीने का इधर क्या हो जाता है मित्र? दिन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ऐसी कंडीशन में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य किरण लंबवत पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है मित्र? सबसे बड़ा दिन होता है। यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इसके बाद मित्र देखिए, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि 22 दिसंबर को, कब मित्र? 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को तो सूर्य किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहा जाता है। यह पॉइंट मित्र आपको क्लियर हुए। आप यह भी जानते हैं कि जो सूर्य है हमारा कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच ही रहता है। ऐसी कंडीशन क्या होता है कि इन दो रेखाओं पर के बीच लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन दो रेखाओं के बीच में ही अधिकांश गर्मी पड़ती है। क्या होता है?
अधिकांश गर्मी पड़ती है। इसी कारण आप विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे ना, तो क्रम से धीरे 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 वो टेम्परेचर में कमी आती जाएगी। क्या आती जाएगी? टेम्परेचर में कमी आती जाएगी, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं। लेकिन जैसे साउथ पोल से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे आप, तो ये टेम्परेचर में वृद्धि होती चली जाएगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अक्षांश रेखाओं के बारे में बता रहा हूं मैं। अब देखिए, हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। आप टॉपिक डाल लीजिए इसी में, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा मित्र कि लॉन्गिट्यूड रेखाएं किसको कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड रेखाएं वह रेखाएं होती हैं बच्चों, जो वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर लंबवत खींची जाती हैं। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। एक सीधी भाषा में बताऊं आपको मैं, पहले देशांतर रेखा को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लॉन्ग मतलब लंबा, मतलब लंबवत। ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पर लंबवत खींची जाती हैं। कैसी? लंबवत खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर लंबवत उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहा जाता है मित्र? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। वह काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो देखिए मित्र, हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं, बहुत सीधी और सरल भाषा में, इसको समझते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, क्या है? ये मान के चलिए पृथ्वी है आपकी। ये पृथ्वी है आपकी। इसका ये नॉर्थ पोल ये है, इसका मतलब उत्तरी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है। इसके बीच में मैंने आपको एक रेखा बताई थी, ये वाली, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो ग्लोब पर खींची गई या पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण लंबवत खींची जाती हैं। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लंबवत खींची जाती हैं। कैसी? लंबवत खींची जाती है मित्र। इस तरीके से उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? देशांतर रेखा कहा जाता है। जैसे ये रेखा है जो खींची गई हैं उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, उन रेखाओं को, इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर के साथ साथ इन रेखा को मित्र यायोत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यायोत्तर रेखा भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? यायोत्तर रेखा भी कहा जाता है। अच्छा मित्र, ये रेखा खींची क्यों गई है? इनकी क्या इंपोर्टेंस है? भाई हर चीज के लिए एक इंपोर्टेंस होती है, एक आवश्यकता होती है, इसके लिए भी आवश्यकता थी। इनकी आवश्यकता मित्र ये है कि इनके द्वारा समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। किसका? समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि समय और तिथि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बता सकते हैं देशांतर रेखाओं के द्वारा समय और तिथि का निर्धारण देशांतर रेखा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है जस्ट बताता हूं मैं आपको। देखिए, अगर पूछी जाती है कि इनकी संख्या कितनी है, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि जो अक्षांश रेखा थी उनकी संख्या 181 थी, इसी तरीके से इनकी जो संख्या है वो 360 होती है। कितनी होती है? 360। इनकी जो संख्या है वो 360 है। कितनी है? 360 है। अगर पूछा जाता है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं इनकी संख्या 360 है। कितनी है? 360 है। क्योंकि जैसे ये बिंदु है, ये उत्तरी ध्रुव है, यहां से ये रेखा इस तरीके से खींची गई है, फिर वो लौट करके उधर वो भी तो खींची गई होगी ना, तो इस तरीके एक वृत्त बन गया होगा इस तरीके से। फिर समझिए, ये ध्रुव है, यहां से कोई रेखा इस तरह ही खींची गई है इस तरीके से, उसके बाद वो रेखा उस तरीके से ही आई होगी, तो इस तरीके से देखेंगे तो एक वृत्त सा बन गया होगा। और एक वृत्त कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो इसमें ये जो रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई। कितनी हो गई? 360 हो गई। ये जो रेखा है मित्र, यह रेखा जिस तरीके से जो अक्षांश रेखा थी, अक्षांश रेखा का नाम भूमध्य रेखा है, यह पृथ्वी को दो भागों में बांट रही थी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बांट रही थी। इसी तरीके से जो देशांतर रेखा होती है, जो देशांतर रेखा होती है वह भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा मान के चलते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसे पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। किस नाम से जाना जाएगा मित्र? पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाएगा। और इसके बाद ये जो साइड है, ये वाला, इसे पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। पश्चिमी गोलार्ध। जब भी तो आपने देखा होगा कि अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, यूरोप जितने कंट्री हुए, इन्हें वेस्टर्न कल्चर मतलब वेस्टर्न कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ है। किधर है? पश्चिम की तरफ है। अब मित्र यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि ये 0 देशांतर रेखा मैंने आपको अभी बताया था कि ये मानी है। इस पृथ्वी पर 360 रेखाएं। कितनी है? 360 रेखाएं हैं। जब समय और तिथि के निर्धारण की बात आई तो सबसे बड़ी समस्या ये निकली कि समय और तिथि किस रेखा के द्वारा निर्धारित की जाए। तो उस समय कंडीशन क्या थी मित्र? उस समय अंग्रेजों का जमाना था और अंग्रेजों की हुकूमत पूरे विश्व पर थी। इधर ये जो वर्तमान की 0 देशांतर रेखा है, ये ब्रिटेन के लंदन शहर के जस्ट ऊपर होकर के गुजर रही थी, क्योंकि अंग्रेजों का बोलबाला था। इन्होंने सोचा उसी रेखा को 0 देशांतर रेखा मानते हुए, 0 देशांतर रेखा मानते हुए उसे ही समय रेखा निर्धारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समय रेखा निर्धारित कर दिया गया। तो जो 0 देशांतर रेखा है, कौन सी मित्र? 0 देशांतर रेखा है, उसे ही समय देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो 0 देशांतर रेखा है, 0 देशांतर रेखा को समय निर्धारित रेखा कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? इस रेखा को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लंदन के साथ साथ यह जो रेखा, ग्रीनविच एक शहर था ब्रिटेन का,
उसके जस्ट ऊपर होकर गुजर रही थी। लंदन के साथ साथ ये ग्रीनविच एक शहर था ब्रिटेन का, उसके ऊपर होकर के गुजर रही थी। इसलिए जीरो देशांतर रेखा को मित्र ग्रीनविच रेखा भी ना कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इस ग्रीनविच रेखा से समय का निर्धारण होता है। समय का निर्धारण मित्र देखिए, यहां पर 12 बजा हुआ है, इस जीरो देशांतर रेखा पर यदि 12 बजा हुआ है इधर यहां पर, तो इधर हम पूर्व की साइड जाएंगे, पूर्वी देशों की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, मतलब 11, 10, 9, 8, 7, 5 इस तरह होगा। यार यहां पर 12 बजा हुआ है, जैसे मान के चलिए, फिर समझिए, यदि इस जीरो देशांतर रेखा पर 12 बजे हुए दिन के, तो दिन से पहले के 11 पूर्व साइड जाएंगे तो 11 यहां बजेंगे, 10 यहां बजेंगे, मतलब पूर्वी तरफ सुबह वाले 9 बजेंगे, 8 बजेंगे, 7 बजेंगे, मतलब इधर साइड सूर्योदय होगा। जबकि हम पश्चिमी की तरफ जाएंगे, जीरो देशांतर रेखा से इधर जाएंगे तो यहां पर 12 बजा हुआ, यहां पर कितना बजा हुआ है, 1 बजा हुआ, यहां 12 बजे हुए, यहां पर कितना बजा हुआ, 2 बजा हुआ है, यहां पर 12 बजे हुए हैं तो यहां पर 3 बजे हुए हैं। मतलब ग्रीनविच रेखा से यदि हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता जाता है। क्या समय क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। और इधर जाते हैं पूर्वी तरफ तो समय घटता है। यह मित्र आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे इस पर 12 बजा हुआ है तो इधर दिन के 3 बजे होंगे, इधर दिन के सुबह के 7 बजे होंगे। यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इसके द्वारा समय का निर्धारण हुआ। अब मैं बताता हूं तिथि का निर्धारण कैसे होता है। तिथि का निर्धारण कैसे होता है, अब देखिए, जैसे तिथि का निर्धारण के लिए ये एक रेखा है, ये वाली, ये एक रेखा है। मैं डिफरेंस कलर से दिखाता हूं मित्र। ये जो रेखा है इसे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो रेखा है, इसके द्वारा तिथि का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है मित्र, तिथि का निर्धारण होता है। आपको और पूछा जाता है तिथि का निर्धारण किस किस रेखा से होता है, तो आप बता सकते हैं कि 180 पश्चिमी देशांतर, पूर्वी नहीं मित्र, पश्चिमी देशांतर रेखा। इसको आप याद रखेंगे, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किन किन शहरों से होकर गुजरती है या किन किन स्थान पर मुड़ी हुई है। ये इस तरह से सीधी नहीं है, आप जिस तरीके सोच रहे हैं, जो 180 जो पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये इस तरीके से एकदम सीधी हो, इस तरीके से, ऐसे नहीं है ये मित्र, इसको समय का, वो तिथि का निर्धारण ठीक तरीके से हो, इसलिए इस रेखा को कई जगह इस तरह से मोड़ा गया है, इस तरीके से कई जगह मोड़ा गया है इस रेखा को। एक बार पूछा गया पीछे में क्वेश्चन कि इस रेखा को कितने जगह पर मोड़ा गया है और किन किन देशों के नजदीक से होकर गुजरती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग मैप में देखकर खुद देख लीजिए और खुद अपना नोट बना लीजिए, उसका नोट कर लीजिए। तो दोस्तों 180 जो देशांतर रेखा है, पश्चिमी देशांतर रेखा, उसके माध्यम से आपका तिथि का निर्धारण होता है। दोस्तों यदि मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज थोड़ी हेल्प करिए मेरी, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।